नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आज की सुबह का सबको हार्दिक अभिनंदन। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पीछे मैंने 4-5 वीडियो बनाए थे, उसके अंदर स्वर संधि कंप्लीट हो गई है हमारी। 5 प्रकार थे, 5 प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। इस स्वर व्यंजन संधि को शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट 3 मिनट बैठ करके व्यंजन संधि का चिंतन करना है कि स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, उसके सारा एक बार रिवीजन कर लेना है। दिमाग के अंदर ही लिखना कुछ नहीं है आपको कि स्वर संधि किसे कहते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन से है तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। फिर इनके जो मुख्य सूत्र मैंने आपको बताए थे वो आपको एक बार याद कर लेना है कि स्वर संधि के अंदर सूत्र कौन कौन से होते हैं। दीर्घ को दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। गुण को गुण संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 विपरीत स्वर मिलकर उनमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, गुण संधि कहते हैं। यण संधि को यण संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक वर्ण मिलकर यण वर्ण में बदल जाते हैं। फिर आपकी जो वृद्धि संधि आती है, 2 विपरीत स्वर मिलकर के स्वर में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वृद्धि संधि कहते हैं। अयादि संधि को अयादि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर अय, आय, औ, आव जैसे अनेक शब्द बनते हैं, इसलिए उसको अयादि संधि। इस प्रकार से आप 2 मिनट बैठ करके एक बार अपने मन में चिंतन करिए, उसका रिवीजन करिए। उसके बाद आपको आगे जो है वो व्यंजन संधि को पढ़ना है। अब इसका नाम ही व्यंजन संधि, यानी कि इसमें जो है मैंने आपको शुरुआत में संधि में बताया था, संधि का जब विच्छेद करते हैं तो प्लस आता है जिसको धन कहते हैं। इस धन के पूर्व में भी एक शब्द होता है, इस धन के पश्चिम जो उत्तर में भी एक आपका शब्द होता है। तो संधि का जो प्रकार बनाया गया था वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के आधार पर 3 वर्ण बनाए थे, भेद बनाए थे। शुरुआत में भी हमने पढ़ा था कि संधि के इस धन से पूर्व में यानी पहले जो शब्द होता है उस शब्द का अंतिम स्वर या व्यंजन या विसर्ग है, उसके आधार पर हमने 3 रूप बनाए थे। तो अगर इस धन के पूर्व पद के अंतिम जो स्थान पर अगर व्यंजन है, यानी इस संधि में हमेशा धन से पहले क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा, तो व्यंजन संधि बनेगी। इस धन से पहले अगर स्वर रहेगा तो वो स्वर संधि का प्रकार कहलाएगा, और इस धन से पहले अगर विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि कहलाएगी। अब इसके आगे प्लस में कुछ भी जुड़ सकता है, इसलिए व्यंजन संधि में अपन कह सकते हैं कि व्यंजन धन व्यंजन ये भी हो सकता है, और व्यंजन धन स्वर भी हो सकता है। यानी व्यंजन या स्वर दोनों का मेल व्यंजन के साथ होता है, तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है, और विकार का मतलब परिवर्तन, इस विकार को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की अगर कहते हैं कि परिभाषा किसको कहता है तो इस सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैंने शुरुआत में भी कहा, मैं किसी भी शब्द की परिभाषा नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि आपको लिखनी है उसे होमवर्क के तौर पर। अगर आपको कहे कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, तो इस सूत्र से आप आराम से बता सकते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। बस ये शॉर्टकट सूत्र याद रखिए, भाषा आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बस इसका मूल जो संदेश है, मूल जो सार है वो नहीं जाना चाहिए। ये कह रहा है व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर बराबर विकार। इसका मतलब कि व्यंजन के साथ अगर व्यंजन या स्वर कोई भी मिले तो उससे जो विकार होता है, उससे जो परिवर्तन होता है, वही आपका परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। बस एक सूत्र याद कर लीजिए, परिभाषा आराम से याद हो जाएगी, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूत्र को याद करना है आपको। सूत्र याद करेंगे तो आपको परिभाषा याद हो जाएगी। आप परिभाषा आप मैंने एक बार बोली, फिर से बोल देता हूं, आराम से सुनिए इसको। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसके परिभाषा हो गई। अब इसका जो नियम है, आपने स्वर संधि के अंदर भेद पढ़े थे, 5 भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं है, नियम है। दूसरी बात, एक कॉमन बात जो बहुत से विद्यार्थी भी पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी पूछते हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो कुछ पता नहीं किस विकृति से पूछते हैं कि किसी भी शब्द में या इस हिंदी वर्णमाला के अंदर जो 44 वर्ण होते हैं, उन सब में क्या व्यंजन संधि होती है, क्या उनमें क्या संधि होती है या नहीं होती है। तो बच्चों, आपको एक बात दिमाग में रखनी है
प्रत्येक हिंदी के शब्द के अंदर संधि नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा था कि शब्द लिखा हुआ है अनीता, इसमें बताओ आप संधि कौन सी है। अभी शब्द लिखा हुआ अनीता, इसमें संधि बताओ। ये वो लोग पूछते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये देखनी है कि हिंदी में जितने भी शब्दकोश में शब्द है, सारे शब्दों में संधि है, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। संधि एक माध्यम है जिसके माध्यम से नया शब्द बनाया जाता है। हिंदी में शब्द जो बनाए जाते हैं, कुछ शब्द मूल होते हैं जिसको रूढ़ कहा जाता है, कुछ शब्दों को हमने पीछे पढ़ा था योग कहते हैं, और कुछ को योग रूढ़ कहते हैं। ये क्या है? ये शब्द बनाने के माध्यम है कि आप नए शब्द कैसे बना सकते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द होता है आपके बैल। अब बैल शब्द है, ये एक मूल शब्द है। अब एक शब्द है गाड़ी। अब अगर आपको एक तीसरा शब्द बनाना है, शब्द या दो ही है, तीसरा शब्द बनाना है तो आप इन दोनों को मिला लीजिए, बैल गाड़ी, तो एक तीसरा शब्द बन गया, ये योग शब्द हो गया। यानी कि एक माध्यम है, संधि शब्द एक माध्यम होता है जिसके द्वारा आप नया शब्द बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पूछा कि अनीता में संधि कौन सी है, तो कुछ लोग क्या जोड़ते हैं इसमें कि अनीता में संधि है अन प्लस इता। कुछ लोग ये बनाते हैं कि अन प्लस इता, ये सरासर गलत है। अन प्लस इता नहीं है, क्योंकि अनीता शब्द में संधि है ही नहीं। ऐसे कई शब्द होते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, किसी के नाम में निकालने की कोशिश करते हैं, किसी चीज के अंदर कोई संधि निकालने की कोशिश करते हैं, और तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। अब कोई कहते हैं कि राम शब्द लिखा हुआ है सर, इसमें संधि बताओ। अरे ये संज्ञा शब्द है, जरूरी नहीं है कि इसमें राम शब्द में संधि हो, इसलिए प्रत्येक शब्द में संधि ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। जिन जिन शब्दों में संधि होती है, क्योंकि आगे जब व्यंजन संधि में शब्द आएगा, मेल आएगा ना, उसमें आपके दिमाग में भी आएगा कि कहीं पे आएगा छ का मेलन, त का मेलन, द का मेलन, ज का मेलन, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि फिर क कहाँ गया, घ कहाँ गया, उनका मेल क्यों नहीं हुआ, र का मेल क्यों नहीं हुआ, सात पूरे जो 44 वर्ण है उनको ढूंढेंगे, इनका मेल क्यों नहीं हुआ। नहीं होता है, क्योंकि उनके मेल से नया शब्द बनता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है। जिन जिन शब्दों से मेल से नया विकार उत्पन्न हो सकता है, केवल उन्हीं शब्दों में विकार होता है, उन्हीं शब्दों में संधि होती है। तो ये क्लियर बात है, सारे शब्दों में संधि हो ये कोई अनिवार्य कंपलसरी नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर अगर इसका पहला नियम पढ़े अपन, तो पहला नियम है आपके कि इसमें लिखा हुआ है क च ट त प। अब इन पांचों वर्णों को आप एक शब्द में कह सकते हैं। देखो इसकी नियम की परिभाषा बनाने में काम आएगी। ये पांचों शब्द को अगर आप देखें तो हमने जो पहला वीडियो पढ़ा था वर्ण, वर्णमाला, उसमें मैंने आपको वर्ग बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। ये पांचों क्या कहलाते हैं? वर्ग। अब ये किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर है? सभी प्रथम अक्षर है। तो वर्ग का प्रथम वर्ण, ये सभी कैसे हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण है। प्लस यहां क्या है? ग, घ, ज, ज, ढ, ढ, द और ध। इनको अगर देखें तो प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा और ये चौथा वर्ण है। मैंने आपको वर्ग पे कंपल्सरी नंबर लगा के बताया थे 1 2 3 4 5, वो याद रखने, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि याद रखना जरूरी है क्रमवाही कौन सा किस नंबर पे आता है, क्योंकि व्यंजन संधि में काम आएंगे। तो ये तीसरे पे आता है, ये चौथे पे आता है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, ये यही है। ये क वर्ग का तीसरा चौथा, ये आपके च वर्ग का तीसरा चौथा, ये आपके ट वर्ग का तीसरा चौथा, ये त वर्ग का तीसरा चौथा और ये प वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है। तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। क्या क्या मिलेंगे? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये मिलेंगे तो विकार होगा, परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन क्या होगा कि जो ये पहला अक्षर है,
इसमें समझने की बात ये है, इसको चेंज नहीं करना है, यही तो बोलना है कि आपको ये चेंज नहीं करना है। ये जो वर्ग का पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क है तो घ बन जाएगा, च है तो आपका ज बन जाएगा, ट है तो आपका ड बन जाएगा, और त है तो द बन जाएगा, प है तो ब बन जाएगा। ठीक है, अब ये विकार उत्पन्न होता है, सारे ये लिखे हुए हैं कि आपके इससे जो क्या बनेगा वो बनेगा अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। अब ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा वर्ण बनेगा? ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से मिल जाएगा। इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क का मेल यदि घ या इस घ से होगा तो क्या बनेगा? ये घ बन जाएगा। अगर च का मेल जो आपका है ज या इस ज से होगा तो क्या बन जाएगा? ये ज बन जाएगा। अगर इस ट का मेल जो आपका है ड और ढ से होगा तो ये सीधा सा आपका ड बन जाएगा। अगर त का मेल इस वर्ग के द और भ से होगा तो ये सीधा आपका द बन जाएगा। और अगर प वर्ग का मेल अपने ही वर्ग के ब और भ से होगा तो सीधा ब बन जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि का स्पष्ट नियम है। इसको आराम से आप समझ सकते हैं, व्यंजन संधि को याद कर सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा, इस नियम को वापस बोल देता हूं मैं, आपको सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ मेल होने से अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अब इसमें एक और चीज और जोड़ दी, ये तो वर्गों की बात हुई। अब बात ये आती है कि वर्गों के अलावे भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए, उसमें व्यंजन आते हैं, वो भी तो आते हैं। तो उनका मेल अगर इनके साथ होगा तो क्या बनेगा आपके? इसमें देखिए आप अंतस्थ वर्ण भी मिला सकते हैं। आप यहां पर अंतस्थ वर्ण, अब ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर के साथ, प्रथम वर्ण के साथ प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये सब मिलेंगे, ये मिलेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बदल जाएगा। आराम से इस नियम को याद कर सकते हैं। फिर से मैं इस नियम को आराम से बोल दूं, उसके बाद आप इसको समझ लेना पुनः वापस वीडियो देख करके। इसका है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और अंतस्थ वर्णों के साथ मेल होने से प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब बात आती है अंतस्थ वर्ण, हम पढ़ चुके हैं पीछे। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से थे? य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। इनका भी मेल हो सकता है। आराम से इस सूत्र को देखना है और आपको याद कर लेना है। इसको मैं एक बार वापस साफ कर देता हूं यहां से, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और आप इसको समझ सकते हैं आराम से। इसके साथ ये भी जोड़ सकते हैं, य, र, ल और व, ये भी जोड़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर के साथ प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण और य, र, ल, व के साथ मेल होने से पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। आपके उदाहरण ले लेता हूं यहां पर। उदाहरण आपका कह रहा है, जैसे पहला शब्द है दिक् प्लस गज। एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है, हमेशा धन से पहले जो वर्ण आएगा उस वर्ण के नीचे हलंत आएगा। व्यंजन संधि में हमेशा याद रखना है, अगर आप यहां से ये व्यंजन हटा देते हैं तो ये व्यंजन संधि में नहीं आता है। इसका मतलब है कि क के अंदर अ मिला हुआ है और क की अंतिम ध्वनि क्या होती है? अ। तो फिर अ का घ से
मेल होता है, इसलिए इसके नीचे हमेशा व्यंजन के नीचे हलंत आता है और धन से पहले जो अक्षर आएगा उसके नीचे निश्चित हलंत आएगा। दिक् प्लस गज, इसको मिलाना है। अब दी में कोई संधि नहीं हो रही है तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क है इधर, प्लस से पहले क है और प्लस के बाद घ है। हमारा नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तो ये हमारे क वर्ग का पहला वर्ण है। आगे कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और यर लव में से कोई भी वर्ण मिलेगा तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो यह क वर्ग का ही घ तीसरा वर्ण है, यानी प्रथम वर्ण के साथ तीसरे वर्ण का मेल हो रहा है, 1 प्लस 3 हो रहा है। तो क्या बनेगा, ये वापस अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। और क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, घ होता है। अब इसको लिखने में दिक्कत आती है, बहुत से लोग इसको गलत भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि दी घ ज, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, अब एक सवाल आता है कि ये लिखा जाता है ऐसे, दिग्घज, ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, घ आधा क्यों हो गया, इसका भी कारण आना चाहिए आपको। एक घ पूरा एक घ आधा है, इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण मैं आपको यह बताता हूं कि इस क के नीचे हलंत है। हलंत होने का तात्पर्य है क आधा है, इसमें अ नहीं है। अब अ नहीं है तो ये घ से मेल करेगा तो इसमें भी अ नहीं रहेगा, जो बनेगा वर्ण वो तीसरा घ बनेगा, उसमें भी अ नहीं रहेगा, इसलिए घ आधा बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हलंत लगाना जरूरी है। घ के नीचे हलंत लगा दीजिए, दूसरा घ ऐसे लिख दीजिए आप, तो दिग्गज शब्द ही है, लेकिन ये ज्यादा सर्वमान्य होता है, इस तरह से आपको लिखना है। तो दी क के अंदर घ मिल गया तो उसका बन गया आपके वापस तीसरे वर्ण बन गया तीसरा घ। ऐसे कैसे आपको एक और उदाहरण आता है, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत है। अब यहां अच जो शब्द है वो च वर्ग का प्रथम वर्ण है, पहला वर्ण है, यहां जो अ मिला हुआ है। अब इसका जो मेल हो जाएगा तो इसके साथ ऊपर कहा गया है स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है, तो स्वर आ गया यहाँ पर, तो च और अ मिलेगा दोनों ही। अब इससे क्या बन जाएगा, च जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपना ही वर्ग जो है वो तीसरा वर्ण बनेगा। तो आप यहाँ पर आप अ में तो किसी प्रकार की संधि हो ही नहीं रही। अब च और अ मिलके किसमें बदल गए, ज में, क्योंकि च का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, च वर्ग का ज होता है। अब ये ज अ और च के मिलने से बना हुआ है, अ के ऊपर अंग की मात्रा है, इसलिए आप इसको अंग लगा देंगे। ज पूरा क्यों लिखा, क्योंकि आगे अ का मेल हो रहा है, इसलिए ज पूरा बन गया है। अगर यहाँ अ नहीं होता तो इसकी तरह ज भी आधा आता, लेकिन यहाँ ज पूरा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मेल अ से हो रहा है, इसलिए आधा च जो था वो पूरा हो गया, तो जो बनने वाला वर्ण है वो भी पूरा बनेगा, आधा नहीं बनेगा, इसलिए शब्द क्या बन जाएगा आपके, अजंत। अच प्लस अंत से बन गया अजंत। ये कुछ मूल चीजें हैं जिनको आपको याद रखनी है। ऐसे कैसे, मान लो आप एक और उदाहरण ले लें, सट प्लस रिपु, सट प्लस रिपु। अब यहां पे ले तो स में कोई संधि नहीं हो रही, लिख लिया हमने। ट अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, आगे जो ई है उसका मेल हो रहा है, स्वर आ गया, तो ट से ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, टी। लेकिन ट और ई आगे व्यंजन मिल रहा है तो ट अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बनेगा, टी नहीं बनेगा, क्योंकि ट, थ और ड बनता है, तो ट के जगह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा ड, तो हो जाएगा डी। तो आप लिख लिए स डी, और आगे क्या है, पू, ये लिख दिया सडीपू, ये शब्द बन जाएगा आपको। ऐसे कैसे, और यहाँ र आधा होता है तो इसके नीचे आ जाता है, ये री निकलेगा, र आधा हो जाएगा, सडीपू हो जाएगा ये। उसके बाद अगर इसको बात करें उत प्लस योग, अगला उदाहरण उत प्लस योग है।
अपना सूत्र सीधा कह रहा है, पहले वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और उसके बाद में चौथा, तीसरा और चौथा, या यह कोई भी मिल सकता है। तो यहाँ पर यह आ गया आपकी, तो त के साथ उ में तो कोई संधि नहीं हो रही, त अपने वर्ग का पहला वर्ण है, इधर आपका अंतस्थ वर्ण यह आ गया, त और यह मिलके त का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, क्या बन जाओ त, थ और ग बन जाएगा, तो त का द हो जाएगा, तो ये लिख दो आप उद, और आगे क्या लिखा हुआ यो घ। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग को ये भी लिख सकते हैं। इस उद्योग में ज्यादातर इसका जो उच्चारण है वो गलत होता है, इसको उद्योग नहीं पढ़ना है, उद्योग है, द और य इसकी ध्वनि आती है, आधा द होता है आधा य होता है, उद्योग, तो ये शब्द नया बन जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं संधि के जो है व्यंजन संधि के अपने पाठ्य पुस्तक में से इसके उदाहरण ढूंढिए और होमवर्क के रूप में करिए। थैंक यू।